अपने पैसे कमाने हैं बच्चे, है ना। चलिए तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं समास, ठीक है। यस मैम। समास में कल मैंने आप लोगों मैम कर्मधारय समास हो रहा है। कर्मधारय शुरू किया था ना मैंने, हाँ। यस मैम। चलो लिखो कर्मधारय समास। परिभाषा लिखिए, इसका 3 नंबर हेडिंग दें, 3 नंबर। कर्मधारय समास जिस सामासिक शब्द का, जिस, मैम ये लिखवा दी थी। लिखवा दिया था मैंने, अच्छा। यस मैम। उसके नीचे कहाँ तक लिखवाया था? जो कर्मधारय समास के विग्रह में है जो, के समान है जो, तथा रूपी यस मैम। होता है, यहाँ तक लिखवा दिए थे। तथा रूपी की तक लिखवाए थे। हाँ, रूपी तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कर्मधारय समास में जब हम लोग विग्रह करते हैं तो 3 शब्द उसमें आते हैं विग्रह के वक्त, है जो, के समान है जो, और तीसरा रूपी। इन्हीं तीनों शब्दों का प्रयोग करके हम लोग विग्रह करते हैं, किसका? कर्मधारय समास का, ठीक है। तो अब लिखिए यस मैम। समस्त पद और विग्रह। समस्त पद और विग्रह 2 कॉलम फिर बनाएं। समस्त पद के नीचे लिखें, समस्त पद के नीचे लिखें परमानंद, कर्मा न अनुस्वार, नंद, परमानंद, परमानंद। जिशान क्या हो रहा है? क्यों तुम्हारा एक जगह स्थिर कर दो कैमरा को। हाँ हाँ, अब ठीक है, कैमरा को स्थिर रखो। परमानंद, इसका विग्रह क्या होगा? परम जो, परम है जो आनंद। यस, परम है जो आनंद। हाँ, परम है जो आनंद। यानी है जो का प्रयोग हुआ ना विग्रह करने में, हाँ। यस मैम। है जो का प्रयोग हुआ, परमानंद, परम यस है मैम। जो आनंद, आनंद। ओके। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए अंधकूप। समस्त पद के नीचे लिखिए अंधकूप, कम बड़ा को मतलब कूप, अंधकूप। इसका क्या होगा बताओ? अंधा है जो कूप। कूप का मतलब क्या होता है? कूप का क्या अर्थ होता है? कुआं। मैम नहीं पता। कुआं, कूप का मतलब होता है कुआं। अंधा है जो कच्चा कुआं जो होता है उसको कहते हैं अंधा कुआं। अंधा है जो कूप। उसके बाद चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो चंद्र मुख। के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। हो गया। उसके बाद यस मैम। लिखो नरसिंह। नरसिंह, नरसिंह, सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर। सिंह रूपी नर लिखे, सभी बच्चे लिखे। उसके बाद समस्त पद के नीचे लिखिए वचनामृत।
वचन करना, म री की मात्रा मृत, वचनामृत, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। यानी ये कर्मधारय, कर्मधारय समास में विग्रह करने के लिए है जो, के समान, है जो या रूपी शब्दों का प्रयोग करके हम इसका विग्रह करते हैं। और अगर इस तरह से दिया रहेगा, प्राणों के समान प्रिय, कमल के समान चरण, तो प्राणों के समान प्रिय यानी प्राण प्रिय, कमल के समान चरण, चरण कमल, घन के समान श्याम, घन श्याम। और जैसे विग्रह में हम लोग देखेंगे कि के समान है, रूपी है ना। उसके बाद है जो, अगर ये है हम तुरंत वहां समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है, क्योंकि समास समस्त पद दिया रहेगा उसका विग्रह करके समास का नाम लिखिए, विग्रह दिया रहेगा उसका समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। आई बात समझ में? परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से रहते हैं। yes. अब आपका एमसीक्यू के रूप में प्रश्न रहेगा बच्चों। तो मान लीजिए इस तरह से रहेगा, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये सही ऑप्शन रहेगा। और इसके साथ 3 आपके गलत रहेंगे। चंद्रमा है जो मुख, या चंद्र के समान ना होकर चंद्र रूपी मुख रहता है तो भी सही होगा, चंद्र के समान मुख वो भी सही होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और रहेगा तो आपको ऑप्शन जो सही रहेगा उसी को चुनना होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेंगे उसको नहीं चुनना है। तो ये आपको ध्यान देना है। एमसीक्यू में बहुत ही सावधानी की जरूरत है बच्चों। जरा सा हड़बड़ाए कि आपका मार्क्स गया, है ना, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी की संभावना है। इसलिए चारों ऑप्शन पर फोकस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। दूसरी बात, दोस्तों और सहेलियों पर थोड़ा विश्वास नहीं करेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो आप लोग विजयी साबित होंगे, क्योंकि दोस्ती और दोस्ताना के चक्कर में आप लोग जानबूझ के गलती भी कर बैठते हैं कि मेरा दोस्त मेरी सहेली ज्यादा। आप लोगों को स्वयं से ज्यादा भरोसा अपने दोस्तों और सहेलियों पर होता है। तो ये मेरा आप लोगों से एक तरह से आग्रह रहेगा कि परीक्षा के समय में कभी भी दोस्ती के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें, स्वयं पर भरोसा रखें कि आप जो जानते हैं वो सही है और सही जानना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया कर्मधारय समास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा, द्विगु समास। लिखिए द्विगु समास। द हलंत, द हलचिन, व हर्षिकार, ग हर्षुकार, द्विगु, द्विगु समास। डैश देकर लिखें, जिस सामासिक शब्द का पहला पद, जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, कॉमा, वह शब्द द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। वह शब्द द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। जिस सामासिक शब्द का पहला पद पूर्व पद संबोधक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह शब्द द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। पूर्ण विराम। वह शब्द द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। पूर्ण विराम। द्विगु समास मैम लिखे, वह शब्द द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। समस्त पद और मैम ये भी विग्रह तो हो लिखिए। सकता है, यानी पहला पद बच्चों याद रखिएगा, पहला इस पद जो कर्मधारय हमेशा का संख्यावाचक होता है। पूर्व पद यानी उसके आगे संबोधक हो। 2 रहेगा, 3 रहेगा, सप्त रहेगा, अष्ट रहेगा, है ना, तो 9 रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि पहला पद जहां संख्यावाची आपको दिखे तुरंत समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। ठीक है, चलो लिखो,
समस्त पद के नीचे लिखो नवरात्र। Yes, ma'am. नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र। 9 दिनों की, हाँ 9 दिनों की 9 रात्रि, दिनों, 9 दिनों की रात्रि, नवरात्रियों का, 9 दिनों की रात, नवरात्रियों का समूह, ये होगा नवरात्रियों का समूह, यानी 9 रातों का समूह। विग्रह इसका होगा नव रात्रियों, रात्र हर्षिका त्रि य उकार वो अनुस्वार, 9 रात्रियों का समूह। समूह क्योंकि एक साथ ज्यादा है तो वो समूह हो जाएगा। और समाहार का अर्थ होता है मेल। अब देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, समस्त पद के नीचे लिखिए त्रिनेत्र, इसका विग्रह हो जाएगा 3 नेत्रों का समाहार, 3 नेत्रों वाले, 3 नेत्रों का समाहार, 3 नेत्रों का समाहार। ठीक है, समाहार का मतलब होता है मेल। उसके बाद सप्त ऋषि, सप्त दंत स आधा प त ऋषि मूर्धन्य स हर्षिका, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। हो गया। नेक्स्ट yes ma'am, त्रिलोक, त्र हरस्वी का त्रिलोक, लोक, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, 3 लोगों का, तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। हो गया। तो ये पहला पद जो है संख्यावाची होता है, द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान यही है। चलिए उसके बाद लिखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है बच्चों दो। द्वंद्व युद्ध सुने हो ना? द्वंद्व युद्ध यानी दो लोगों के बीच जो युद्ध होता है उसको कहते हैं द्वंद्व। yes ma'am, तो द्वंद्व समास के इसकी परिभाषा, जिस सामासिक शब्द के, जिस सामासिक शब्द के, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनका विग्रह करने पर, तथा जिनका विग्रह करने पर, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनका विग्रह करने पर, तथा जिनका विग्रह करने पर और अथवा, कॉमा दे देकर लिखते जाओगे, और अथवा या एवं, ये सबको कॉमा दोगे और इन सभी शब्दों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। और अथवा या एवं, ये चारों शब्द जो मैंने अब कहा इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते जाओगे और कॉमा देते जाओगे ताकि अलग होने का बोध हो सके। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता हो, एवं का प्रयोग होता हो, कॉमा, वह शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण कहलाता है। वह शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण कहलाता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। द्वंद्व यानी द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, समस्त पद लिखिए और विग्रह। समस्त पद में yes ma'am, माता पिता योजक चिन्ह इसमें दिए जाते हैं।
माता पिता, समस्त पद हो गया माता पिता। माता और पिता। हाँ, माता और पिता, इसके विग्रह में लिखेंगे माता और पिता। ठीक है, इसमें विलोम का भी अर्थ होता है, जैसे ठंडा गर्म, ये क्या चीज है, विलोम है ना। हाँ हाँ, लेकिन विलोम होते हुए भी ये समास में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो इसमें हम ठंडा या गर्म, इसका विग्रह जब करेंगे तो या का प्रयोग करेंगे, ठंडा या गर्म। चलिए लिखिए, ठंडा गर्म में योजक चिन्ह दीजिए और इसके विग्रह में लिखिए ठंडा या गर्म। ठीक है, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, ब ह में हर्षुकार हु, बहु, व र, ब में पदेन र, दीर्घिकार व्री, बहुव्रीहि, ह हर्षिकार, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, ब ह हर्षुकार हु, फिर व में पदेन र, दीर्घिकार, ह हर्षिकार, बहुव्रीहि समास। इसके बारे में लिखिए, जिस सामासिक शब्द का कोई पद, इसकी परिभाषा बहुव्रीहि, जिस सामासिक शब्द का कोई पद, जिस सामासिक शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस सामासिक शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा जिसके दोनों पद मिलकर, जिस सामासिक शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा जिसके दोनों पद मिलकर, तथा जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जिस सामासिक शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, कौमा, वह शब्द बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस सामासिक शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, कौमा, वह शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण या बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें इसकी विशेषता क्या है कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद न दूसरा पद, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, उदाहरण लिखिए, इसके विग्रह में है जिसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, नीलकंठ, नीलकंठ, समस्त पद लिखिए, नीलकंठ, नीला है नीला है कंठ जिसका, यानी न नीला महत्वपूर्ण है न कंठ महत्वपूर्ण है, न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि तीसरा पद, तीसरा पद कौन हो गया, शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात, अर्थात शब्द जरूर लिखेंगे, यानी अर्थात तीसरा पद कौन हो गया, शिव। तो इस तरह से ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। नीला कंठ डैश देकर, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी न पहला पद प्रधान हुआ न दूसरा पद, यानी पहला पद हो गया नीला, वो भी प्रधान नहीं हुआ, दूसरा पद हो गया कंठ, कंठ की विशेषता बताने वाला, वो भी प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो गया, वो कौन है, पद शिव। लेकिन कभी कभी देखिए इस शब्द को हम लोग कर्मधारय भी बना सकते हैं, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तब वो बन गया, यानी विग्रह के आधार पर ही समास का नाम निर्धारित होगा। ये विग्रह आप अगर मान लीजिए इसको आप बनाना चाहते हैं, नीलकंठ को नीला है जो कंठ, तब ये बन गया कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध, यानी कंठ जो है वो विशेष्य है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन हो गया, नीला।
तो नीला है जो कंठ, अगर आप इस तरह से इसका विग्रह करते हैं तो ये बन जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन जैसे ही हम बनाएंगे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान बल्कि तीसरा पद प्रधान हुआ, और वो कौन है? शिव। तब किस तरह से ये बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। बात समझ में आ रही है? यस मैम। नीला है यस मैम। अर्थात, उसके बाद लिखिए, ये पहला उदाहरण हुआ दशानन। द तालाब श में आ की मात्रा दशानन, दशानन, दशानन। 10 है आनंद जिसके, किसके हैं 10 आनंद? आनंद मतलब क्या होता है? सिर मैम सिर होता है, सिर सिर। सिर। 10 है आनंद सर। अर्थात कौन है 10 सिर वाला? रावण। रावण। 10 है रावण। अर्थात रावण, यानी न 10 प्रधान है न आनंद प्रधान है, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो गया। तीसरा पद कौन हो गया? रावण। तो इसलिए न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, ये बन गया तीसरा पद। इसका एक और बन सकता है, बताइए, अगर विग्रह हम इसका इस तरह से करते हैं 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये बन गया बहुव्रीहि। क्या दशानन को कुछ और भी बनाया जा सकता है? कोई और समास बताइए। मैम 10 है जो सिर। 10 है जो सिर, या 10 सिरों का समूह, द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची, अभी बताया ना मैंने, दशानन 10 है जो, यस मैम। 10 है जो सिर अगर बनाओगे तो बन गया कर्मधारय। ठीक है, विशेषण विशेष का संबंध, यानी सिर की विशेषता बताया जा रहा है। 10 है जो आनंद, यानी आनंद यानी सिर की विशेषता बताया जा रहा है, जो कितने सिर है? तो 10, तो ये बन गया कर्मधारय। देखिए इसका 3 बन सकता है, और जब इसका हम द्विगु बनाएंगे तो बनाएंगे 10 आननों का समूह, यानी 10 सिरों का समूह। ठीक है, तो शब्द आप परिवर्तित नहीं करेंगे, आनंद है तो आनंद ही लिखेंगे। 10 आननों का समूह, तो वो बन गया द्विगु। आई बात समझ में? तो ये दशानन शब्द का 3 बन गया, द्विगु भी बन गया, यानी सब निर्भर करता है आपके विग्रह पर, आप किस तरह से इसका विग्रह करते हैं। अगर आप लिखते हैं 10 आननों का समूह तो भी सही होगा, द्विगु समास। अगर आप बनाते हैं 10 हैं जो आनंद, तो ये बन गया कर्मधारय समास, वो भी सही है। अगर आप बनाते हैं 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान बल्कि तीसरा पद प्रधान हुआ, तब ये बन गया कौन सा समास? बहुव्रीहि। आई बात समझ में बच्चों? हाँ यस बोलो, मैम। आई बात? यस मैम। यस मैम। उसके बाद पीतांबर, देखिए पीतांबर, प में बड़ी की मात्रा, पी तो आकार ता, पीला है अंबर जिसका पीला है अर्थात जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र। पीला है जिसका अंबर ब्रैकेट में वस्त्र, अर्थात, अर्थात कौन हो गए? विष्णु। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कहते हैं ना, श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते यस मैम। हैं। श्री कृष्ण। पीला है जिसका अंबर ब्रैकेट में वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसके बाद लिखिए लंबोदर, ल अनुस्वार ब कर बो दर, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, जिसका उदर मतलब पेट, लंबा है उदर, ब्रैकेट में लिख लो पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन हुआ? गणेश। गणेश। हाँ, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, अर्थात गणेश, तो ये हो गया बहुव्रीहि। इसका कर्मधारय कैसे बनेगा बच्चों? बताओ, इसका कर्मधारय कैसे बनेगा? लंबोदर का लंबा है जो उधर। लंबा है जो उधर। लंबा है जो उदर,
ठीक है, the, तो वो बन गया है आपका कर्मधारय। ठीक है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, याद रखोगे कर्मधारय में। उदर हो गया विशेष्य, विशेष यानी संज्ञा, और उसकी विशेषता बताया जा रहा है कैसा है उदर, तो लंबा, तो वो बन गया विशेषण शब्द हो गया लंबा। तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास में। अब लिखिए, चार हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज लिखो, चतुर्भुज, च त में छोटा उ, तू, भ हर्षों का भू, रेफ ज, चतुर्भुज। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन होगा? विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा को मुंह होते हैं, 5 मुंह, 4 कितने होते हैं ब्रह्मा को? 4 मुंह है ना, वो यहाँ पर 4 भुजाएं, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, यानी बहुव्रीहि में न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, बल्कि एक तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, तो यहाँ विष्णु हो गए। अब इसको कर्मधारय कैसे बनाएंगे बताओ? 4 भुजाओं का समूह, 4 है जो भुजाएं, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। और इसका द्विगु भी तो बन सकता है, पहला पद संख्यावाचक यस है। मैम, हाँ 4 भुजाओं का 4 भुजाओं का समूह, हाँ, 4 4 भुजाओं का भुजाओं का समूह, समूह, तब ये द्विगु बन गया। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्यावाची होने के कारण द्विगु है, जो शब्द का प्रयोग करके यदि इसका विग्रह करेंगे तो वो कर्मधारय यानी विशेषण विशेष्य का संबंध, और बहुव्रीहि बनाने के लिए न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, तब वो बन जाएगा बहुव्रीहि। ये ध्यान रखोगे। यानी एक कोई कोई शब्द ऐसे हैं, कोई कोई समस्त पद ऐसे हैं जिनका तीनों में विग्रह किया जा सकता है। अब वो निर्भर करता है विग्रह के आधार पर। ठीक है, अब ये आपके समास जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न में कैसे इसका दिया जा सकता है, किस तरह से आ सकता है, तो ध्यान से सुनो तुम लोग। शिवालय में सही समास को चुने। शिवालय, शिवालय शब्द है, इसमें सही समास यानी विग्रह नहीं दिया है। शिवालय जो है वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, संबंध होगा, द्विगु होगा या अव्ययीभाव होगा? अपने मन में ही इसका विग्रह करके सोचो कि क्या बनेगा, ये कौन सा समास है? द्वंद्व, संबंध, द्विगु या अव्ययीभाव? सोचो, सोच के बताओ जल्दी। शिवालय, पहले बोलो इसका विग्रह क्या होगा शिवालय का? शिव का आलय, हाँ वेरी गुड, शिव का आलय, विग्रह एकदम सही हुआ। कौन सा समास होगा? द्विगु, संबंध ना होगा बेटा, का के की, संबंध का नकारात्मक चिन्ह है, मैंने लिखवाया है यस लेकिन मैम, तुम नहीं पढ़े हो। सिर्फ मैम संबंध, और बंद करके रख दो, कोई फायदा नहीं है। न यस किताब में रखोगे मैम, ना कॉपी में लिखवाए गए अंशों को पढ़ोगे तो फिर फायदा क्या है? कल ही मैंने सब लिखवाया था, आप लोगों को सारे कारक चिन्हों को लिखवा दिया था। संबंध ना होगा, संबंध का कारक चिन्ह है का के की, तुमने विग्रह सही किया। शिव का आलय, यहाँ संबंध बताया जा रहा है, आलय किसका है? शिव का। शिव का आलय यानी शिव का घर। तो जब विग्रह तुम सही कर रहे हो तो उसका फिर समास गलत क्यों बता रहे हो? संबंध का कारक चिन्ह है का के की, यहाँ पर शिव का आलय, संबंध भी पता चल रहा है, किसका आलय? शिव का आलय, तो ये संबंध तत्पुरुष समास होगा ना? हाँ, बात आई समझ में? यस मैम, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, अपना पराया में सही समास का नाम चुनिए। अपना पराया कौन सा होगा? अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा? अपना पराया, अपना और पराया, हाँ द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, द्वंद्व अपना समास, भी और पराया। और अभी मैंने बताया कि विलोम का भी भाव आता है इसमें, ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना?
अपना, पराया, ये सब विलोम वाले शब्द हैं, लेकिन ये आते हैं किसमें, यानी ये द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का भी प्रयोग होता है और वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसमें और का प्रयोग होगा। उसके बाद चक्रधर में सही समास का नाम चुनिए। इसी तरह से आपके MCQ आएंगे और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहिएगा कि मेरा दोस्त लिख लेगा तो हम लिख लेंगे, मेरी सहेली लिख लेगी तो हम लिख लेंगे। ज्यादा माथा पच्ची करने की तो जरूरत ही नहीं है। चक्रधर में सही समास का नाम चुनिए। सबसे पहले बताओ चक्रधर का यहाँ क्या होगा, विग्रह कैसे होगा? चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात चक्र धारण करने वाला चक्र विष्णु। को धारण करने वाला। तो चक्र को धारण करने वाला या चक्र को धारण किया है जिसने। तीसरा पद कौन होगा? चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु भगवान। विष्णु। तो ये कौन सा हो जाएगा समास? बहुव्रीहि समास। समास, इसलिए कि ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो चक्र प्रधान है, ना धारण करने वाला प्रधान है। तीसरा पद प्रधान है, यानी तीसरा पद कौन हुआ? विष्णु। इसलिए बहुव्रीहि समास है। ठीक है। नेक्स्ट है मरनासन। शब्द में कौन सा समास है? मरनासन। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। मरनासन में बताओ, यहाँ विग्रह होगा मरण को आसन करने पर विभक्ति चिन्ह को के आधार पर तत्पुरुष है। मरण को आसन यानी तत्पुरुष समास, मृत्यु के निकट, है ना। यहाँ विग्रह जो है क्या होगा? मरण को आसन करने पर विभक्ति चिन्ह को के आधार पर। ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। मरण को आसन यानी मृत्यु के एकदम निकट, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। चौराहा में सही समास का नाम चुनिए। चौराहा द्वंद्व समास, चार राहों का या अव्ययी भाव होगा या कर्मधारय या द्विगु। इसका पहले द्विगु समास। हाँ, चार राहों का समूह। चार द्विगु राहों का, समास, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। समाहार यहाँ होगा मेल, जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं उसको कहते हैं हम चौराहा। तो ये हो जाएगा चार रास्तों का मेल या चार रास्तों का समाहार। तो ये कौन सा समास होगा? बताओ। द्विगु समास होगा। द्विगु समास, क्योंकि